आज का टॉपिक है अपना मराठा। अब मराठा इंपॉर्टेंट क्यों है? मराठा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि औरंगजेब के आखिरी 25 साल जब डेक्कन में गुजरे थे, तो डेक्कन में जो सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम बनकर उभर रहा था, उसका नाम था मराठा किंगडम। शुरू में जो मराठा टेरिटरी थी वो बहुत लिमिटेड थी। बहुत ऐसा कहें कि 1780 में जब शिवाजी की डेथ हो रही होती है, उस वक्त पहली मर्तबा शिवाजी प्रेजेंट डे पूरा महाराष्ट्र जो है उसके ऊपर कब्जा कर पाते हैं। शिवाजी, जिस तरह हम लोग औरंगजेब या अकबर या अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या इस तरह के और भी नोटेबल नाम पढ़ते हैं, वैसा ही एक बहुत ही वन ऑफ द माइटीएस्ट, नॉट ओनली जनरल, एक रूलर भी बोल सकते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा रूल किया नहीं था, फिर भी चूंकि इन्होंने एक किंगडम की फाउंडेशन रखी थी, इसलिए हम लोग इसको शिवाजी को एक रूलर बोल रहे हैं। अगर तो स्टार्ट करते हैं आज। मराठा किंगडम की शुरुआत होती है शिवाजी से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो शिवाजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की बायोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शिवाजी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि उनके फादर का नाम था शाहजी भोसले। शिवनेरी बोल के एक जगह है, वहां पर 1627 में शिवाजी की पैदाइश हुई थी। कुछ बुक्स में 1627 लिखा जाता है, कुछ बुक्स में 1630 भी है। बहरहाल जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट है वो 1627 ही है। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कई वक्त तक मुगलों के लिए भी काम कर रहे थे। इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। तो शिवाजी जैसे भी थे, उनको शिवाजी बनाने में दो लोगों का रोल था। एक का नाम था जीजाबाई और दूसरा इनके एक टीचर थे, उनका नाम था दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव, ही वॉज द टीचर ऑफ शिवाजी। अर्ली पीरियड में शिवाजी को उनकी मदर जीजाबाई ने दो कहानियां सुनाई थी। ये दो ऐसी कहानियां थी जिससे शिवाजी सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, महाभारत एंड रामायण। कहा जाता है कि शिवाजी ने जो एक हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा था, उस ख्वाब के पीछे महाभारत और रामायण की उन्हीं कहानियों का रोल था। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र आज के हिसाब से जो चल रहा है वैसा नहीं था। उनके किंगशिप में या उनके जो किंगडम का ख्वाब था, उसमें सारे धर्मों के लोगों के लिए बराबर का मुकाम था। ऐसा नहीं था कि उनकी लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ थी। उनकी लड़ाई असल में किंग्स के खिलाफ थी। अक्सर किंग मुस्लिम थे, जैसे बीजापुर, अहमदनगर और बिलखुसूस मुगल। मुगल में औरंगजेब, औरंगजेब से शिवाजी की लड़ाई बहुत बाद में शुरू होती है। शुरुआती दौर में शिवाजी जब स्ट्रगलिंग पीरियड में रहते, तो उन्होंने इवन औरंगजेब से उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि बीजापुर के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें शिवाजी को मौका मिले लड़ने का, और औरंगजेब ने उस वक्त लड़ने का मौका भी दिया था। एट दैट टाइम औरंगजेब वॉज गवर्नर ऑफ डेक्कन, वो राजा नहीं बना था। जब राजा बनता है तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से औरंगजेब और शिवाजी में कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है और किस तरह औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी ने अपने हथियार उठा लेते हैं। लेकिन इसके पहले किया क्या, शाहजी भोसले ने दो शादियां कर रखी थी। तो चूंकि ये काम कर रहे थे पुणे में, एक जागीरदार थे, तो इसीलिए शाहजी अपनी दूसरी बीवी के साथ पुणे में रह रहे थे और जीजाबाई अकेली रहती थी। तो दादा जी कोंडेव ने क्या किया, इन दोनों को वहां से उठाया और कर्नाटक में शिफ्ट किया। दादाजी कोंडेव ने क्या किया, जीजाबाई और शिवाजी को श्री शिवनेरी से उठाकर कहाँ शिफ्ट कराया, कर्नाटका। और कर्नाटका में एक महल बनाया जिसका नाम था लाल महल। ये महल जीजाबाई के लिए ही बनवाया गया था। इसी महल में ये दोनों रहे और इसी दौरान दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को ट्रेनिंग देनी शुरू की। ये ट्रेनिंग क्या थी, ये ट्रेनिंग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन थी और अर्ली वॉरफेयर था, किस तरह से तलवार चलाई जाए, घुड़सवारी करी जाए। क्योंकि जागीरदार के बेटे थे, तो ये सब चीजें इनके लिए जरूरी भी थी। 1637 में उनके फादर की डेथ के बाद
ये जागीर शिवाजी को मिल जाती। 1637 से लेकर 1647 तक ये जागीर की देख रेख बतौर रेजेंट दादोजी कोंडदेव ने किया, लेकिन उनकी जब डेथ हो जाती है 1647 में, तब शिवाजी ने अपने हाथ में फुल कंट्रोल ले लिया तमाम जागीर का, जो भी उनको इनहेरिटेंस के तौर पे मिला था। शुरू में अर्ली पीरियड में एक मवाली बोल के एक ग्रुप हुआ करता था। मवाली वाज कुछ नहीं, हम लोग भले इसको आज किसी और टर्म से याद करते हैं, मवाली वाज लोकल पीजेंट्स। शिवाजी इन लोगों के साथ उठना बैठना था, और बाद में जब शिवाजी ने जागीर संभाली और इन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो पहला कदम रखा, अटैक करना शुरू किया, तो यही मवाली जो लोग थे, जो थे शिवाजी के आर्मी में शामिल हो गए। मतलब इनकी आर्मी कुछ और नहीं थी, मवालियों पे डिपेंडेंट। इनकी आर्मी कैसे काम करती थी वो थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेकिन ये आर्मी इनके लिए बहुत लॉयल थी, बिकॉज बचपन से शिवाजी इन लोगों के साथ खेल रहे थे। एक परमानेंट आर्मी बन गई थी ये लोग। शिवाजी ने एक के बाद एक कुछ अटैक्स किए, जिसके नाम, एक दो नाम तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। वन आफ्टर वन: सिंहगढ़ या कोंडाना, रोहिन, चकन, तोरण, पुरंदर, रायगढ़, सुपा, पनहल, इन सब जगहों पर शिवाजी ने एक के बाद एक अटैक किया। और खासकर 1658 में जब शिवाजी ने ये देखा कि बीजापुर का किंगडम है ये कमजोर हो चुका है, तो इसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने बीजापुर पे अटैक कर दिया। इस अटैक का बदला लेने के लिए बीजापुर के किंगडम ने एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान को अपॉइंट किया। अफजल खान को अपॉइंट करने की वजह क्या थी? देखिए, जैसे शिवाजी ने अटैक अटैक किया था, तो तोड़ना बोल के एक फोर्ट था, शिवाजी ने इसको जीत लिया था। अब इस फोर्ट को वापस लेने के लिए शिवाजी का मरना जरूरी था, तो इसीलिए शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर किंगडम ने अपना एक बहुत खास आदमी भेजा, अफजल खान। अफजल खान के बारे में एक बड़ा फेमस किस्सा है कि शिवाजी ने उनको किस तरह से मारा था। देखिए, ये आजकल की हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि शिवाजी ऑनेस्टली गए थे, अफजल खान धोखा दे रहा था। अफजल खान इंडीड धोखा देने के इरादे से था। क्यों? क्योंकि अफजल खान ने शिवाजी को बुलाया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, किस तरह से आपसी बॉर्डर को शेयर करें, अपने अपने टेरिटरी में किस तरह काम करें। तो निहत्ता आने की बात थी। निहत्ता आने में दोनों साइड को बिना वेपन के आना था, अफजल खान भी और शिवाजी भी। अफजल खान ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी कि ये शिवाजी को किसी तरह से मार दे, और ऐसा ही किया उसने। शिवाजी को, उस शिवाजी चूंकि हाइट में उससे छोटे थे, उसके गले पे अटैक किया। शिवाजी ने क्या किया, हथियार तो नहीं ले गए, हथियार नहीं ले गए बोलना सही नहीं है, जो आर्म्स वेपन्स होते हैं, तलवार वगैरह जो उस वक्त का था वो नहीं ले गए थे, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने शेर का पंजा पहन रखा था, टाइगर क्लॉज बोलते हैं उसको, और उसी शेर के पंजे से अफजल खान को मार दिया। और इस तरह से शिवाजी ने अफजल खान का खात्मा, बीजापुर का ये जनरल की जब मौत हो गई, बीजापुर की कहानी खत्म हो गई। और फायदा उठाया इसका शिवाजी ने 1659 में अटैक किया सूरत। अटैक ऑन सूरत, इसको कई बार हिस्ट्री में सूरत प्लंडर के नाम से भी याद करते हैं। सूरत प्लंडर, ये डेट आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सूरत पे शिवाजी ने कब अटैक किया था। 1664 में, सॉरी, 1664 में अटैक किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता शिवाजी की हिम्मत बढ़ रही थी। जब वो सूरत पे अटैक किया, इसके पहले शाइस्ता खान नाम का एक गवर्नर था, जो औरंगजेब का चाचा भी हुआ करता था। 1660 में शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर बना के भेजा गया। डेक्कन का गवर्नर इसलिए था कि शिवाजी जो उस वक्त एक नई नई ताकत के तौर पर उभर रहा था, उसको कंट्रोल किया जाए। शिवाजी शुरुआती दौर पर 1663 तक, जब तक शिवाजी ने
शाइस्ता खान को अटैक नहीं किया था। कई बार शिवाजी और शाइस्ता खान के बीच में लड़ाई हुई और शिवाजी को अक्सर हारना पड़ा। ऐसा इवन कि शिवाजी 1663 तक, टिल 1663 शिवाजी लॉस्ट एवरीथिंग। जो भी उसके पास था आहिस्ता आहिस्ता खो रहा था। लड़ाई हो रही है मतलब शिवाजी को हारा, लॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग पूना। पुणे भी हार चुका था वो। पूना क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर बाद देखते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 1663 में जब उसने एक रात शाइस्ता खान पे अटैक किया तो किसी तरह शाइस्ता खान की जान तो बच जाती है, उसकी उंगली कट जाती है और शाइस्ता खान अपनी जान बचा के भाग जाता है। और इसके बाद शिवाजी अपने पावर को रिगेन करना शुरू करता है। इस पावर को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे बेहतरीन जनरल, अपना दोस्त जय सिंह का इस्तेमाल किया। जय सिंह अपने बेटे दलील सिंह के साथ अटैक करता है। इसका एक बेटा था, ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूँ नाम, दिलेर सिंह। इसके साथ डेक्कन पे अटैक करता है और एक एक के बाद एक अटैक के बाद शिवाजी को हार का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि जय सिंह ने फोर्स किया शिवाजी को टू सरेंडर। शिवाजी ने सरेंडर किया और यहीं पर सरेंडर के साथ एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर आगे जाके और एक बार साइन होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जो एग्जाम में ज्यादातर आपसे पूछता है वो यही वाला पूछता है कि जय सिंह और शिवाजी में जो ट्रीटी हुआ था उसका नाम क्या था और ये कब हुआ था। ये हुआ था 1665 में बिटवीन जय सिंह एंड शिवाजी। इस ट्रीटी में चार बातें तय हुई थी, ठीक है। चार बातें क्या क्या थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, क्या हुआ था। सबसे पहली बात हुई थी शिवाजी हैड टू एक्नॉलेज मुगल की सुजैरिटी माननी पड़ेगी, मतलब मुगल के अधीन होकर काम करना पड़ेगा। दूसरा, ही हैड टू सरेंडर 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट्स। शिवाजी के कब्जे में 35 किले थे, उनमें से 23 किलों को मुगलों को सरेंडर कर देना पड़ेगा। ऑल्सो ही हैड टू गिव एन एनुअल पेंशन ऑफ 20 लाख टू द मुगल किंग। मुगल बादशाह को सालाना 20 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा। तीसरा ये था कि संभाजी, जो कई जगह पे शंभू जी भी बोलते हैं, शंभू जी संभाजी एक ही आदमी है। शंभू जी वाज गिवन अ मनसब ऑफ 5,000 एंड जागीर। एक जागीर दिया गया और मनसबदार बना दिया गया 5,000 का। 5,000 का मनसब अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मनसब 10 से लेकर 5,000 तक जाया करता था। ये हाईएस्ट रैंक का मनसब था, ये संभाजी को दिया गया था। एंड फोर्थ वाज, उसने एग्री किया था, शिवाजी ने, ही एग्रीड टू हेल्प द मुगल इन वॉर अगेंस्ट बीजापुर। बीजापुर से लड़ाई के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो शिवाजी को मुगलों की मदद करनी पड़ेगी। यही था असल ट्रीटी ऑफ पुरंदर दैट वाज साइंड इन 1665 बिटवीन जय सिंह एंड शिवाजी। शिवाजी को जय सिंह ने इन सब के मनाने के साथ एक बात तो और मनाया कि आप आगरा आइए और आगरा में बादशाह की मेहमानी कबूल कीजिए। शिवाजी अकॉर्डिंगली अपने बेटे शंभू जी के साथ आगरा पहुंचता है। याद रखिएगा, इनविटेशन औरंगजेब ने नहीं दिया था, इनविटेशन था ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब जय सिंह। हु वाज जय सिंह? जय सिंह उसका सबसे काबिल जनरल, वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल्स, और ये बेस्ट फ्रेंड था औरंगजेब का, जय सिंह। आजकल जो हिस्ट्री में बताया जाता है कि राजपूत और मुगल में लड़ाई थी और औरंगजेब मुसलमानों को पसंद करता था, हिंदुओं को पसंद नहीं करता था। देखिए, पॉलिटिकल वॉर सब जगह थी, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये आपको एक बेहतरीन एग्जांपल है कि अगर वो हिंदुओं को पसंद नहीं कर रहा होता तो उसका बेस्ट फ्रेंड का नाम जय सिंह होता नहीं। बहरहाल,
जय सिंह के ट्रीटी के अकॉर्डिंगली और उसके कहने के अकॉर्डिंगली शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचते हैं, तो शिवाजी के साथ जो ट्रीटमेंट औरंगजेब ने किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था। उनको मनसबदारों के साथ खड़ा करा दिया, जबकि शिवाजी को एक राजा की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। ये सब शिवाजी का मानना था। बहरहाल जो भी था, वहां पे इतना तो तय था कि शिवाजी को जिस ऑनर जो शिवाजी डिजर्व कर रहे थे, औरंगजेब ने वो उनको दिया नहीं। और नतीजा ये हुआ कि शिवाजी ने अपनी नाराजगी दिखाई। उन्होंने ये माना कि ये उनका डिसरिस्पेक्ट है। इसके बाद बजाय इसके कि औरंगजेब उनको मनाए या उनको पैसिफाई करे, औरंगजेब ने उनको उनके बेटे के साथ आगरा के किले में कैद करवा दिया। फिर एक ड्रामेटिक तरीके से शिवाजी ने अपने आप को आगरा से आजाद करवाया। आजाद करवाने के बाद जब वो मराठा अपने किंगडम में वापस आते हैं, अपने टेरिटरी में, अभी तक याद रखिएगा कि शिवाजी ने अपने आप को अभी तक राजा डिक्लेयर नहीं किया है। बस उनके हिस्से, उनके कब्जे में कुछ इलाका है। तो जब वो अपने इलाके में आते, यहाँ से उन्होंने मुगलों के खिलाफ, ये तो कहना सही नहीं कि लड़ाई छेड़ दी, लेकिन हाँ, कन्फ्लिक्ट जरूर रहा, नोक झोंक बनी रही थी। 3 साल तक वेट किया, और 3 साल के बाद आफ्टर द इवेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम आगरा या एस्केप फ्रॉम आगरा, शिवाजी ने 3 साल तक कोई ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। और इस 3 साल के बाद उन्होंने खुद को तैयार किया, और इसके बाद मुगल के साथ ओपन क्लैश मराठा का शुरू हो गया। यहीं से औरंगजेब और शिवाजी का जो 1-to-1 एनिमिटी था वो शुरू होता है। इसके पहले एनिमिटी नहीं थी, सब अपने अपने किंगडम के लिए लड़ रहा था। बट आफ्टर दिस इवेंट शिवाजी बिकेम एन एनिमी ऑफ औरंगजेब। और शिवाजी ने औरंगजेब के बारे में कहा था, वेरी ट्रेकियस एंड वेरी फेनेटिक, कि बहुत। 3 साल के बाद जब 3 साल के बाद जब शिवाजी ने अटैक करना शुरू किया, तो फाइनली औरंगजेब ने शिवाजी को राजा कंसिडर किया। उन्होंने एक टाइटल दिया। टाइटल क्या दिया? रिकॉग्नाइज किया एज राजा, और शिवाजी को एक जागीर ग्रांट की। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 53। 1680 ये था शिवाजी का कुछ इंट्रोडक्शन शुरुआत। एक बहुत बड़ी चीज जो शिवाजी के लाइफ में घटती है वो है कोरोनेशन। कोरोनेशन बहुत सारे राजाओं का हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। जैसे और अगर हम बात करें तो 3 कम से कम ऐसे राजा थे जिससे कोरोनेशन पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अशोक के ऊपर, दूसरा अकबर के ऊपर, और तीसरा कोरोनेशन शिवाजी के ऊपर आता है कि कोरोनेशन कब हुआ, कहाँ हुआ। और मुगल की लड़ाई, शिवाजी के साथ मुगल की लड़ाई हो रही थी, और इसी लड़ाई में शिवाजी का पल्ला कुछ भारी रहा। अब इस शिवाजी ने क्या किया, इस एडवांटेज का फायदा उठाकर अपने जो 23 किले मुगलों को दिया था, उन सबको वापस जीत लिया। ऑल द 23 फोर्ट्स, 35 में 23 दिए थे, 12 इनके पास थे, ये सारे किलो को वापस ले लिया। दूसरा क्या किया, 1674, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। 1674 में ही गॉट हिमसेल्फ कोरोनेटेड एट रायगढ़। रायगढ़ बोल के एक जगह है जहां पर शिवाजी ने अपनी ताजपोशी कराई थी, खुद को राजा डिक्लेयर किया। इस कोरोनेशन के लिए जो रिचुअल्स परफॉर्म किए थे, उन उन पंडित का नाम था विश्वेश्वरा भट्टा। कई बार इनको पॉपुलरली गागा भट्ट भी बोलते हैं। ये एक ब्राह्मण स्कॉलर थे वाराणसी के। विश्वेश्वरा भट्टा, पॉपुलरली इनको बोला जाता है गागा भट्ट। शिवाजी जस्ट राजा यूं ही नहीं बन गए। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के बाद शिवाजी ने अपना राज तिलक करवाया था, अपने राजा होने को मनवाया था। इसी कोरोनेशन के बाद शिवाजी ने अपने को कुछ टाइटल्स दिया, जिसमें कुछ डिस्प्यूटेड टाइटल है और कुछ जेन्युइन है कि हाँ, ये टाइटल दिया था। सबसे पहले तो शिवाजी ने खुद को छत्रपति कहा था, कि सारे राजाओं से ऊपर बड़ा राजा, किंग ऑफ ऑल किंग। इसके साथ शिवाजी ने एक और टर्म अपने लिए यूज किया था, हैंदव धर्मधारक, के प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। इसके बाद उन्होंने खुद को कहा था गो ब्राह्मण
प्रतिपालक। तो आपको ये तीनों टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे। कि छत्रपति ने खुद को छत्रपति कहा था, हिंदू में धर्मधारक कहा था, गो ब्राह्मण प्रतिपालिक कहा था, ब्राह्मणों के पालन पोषण करने वाले। ये जो कोरोनेशन हुआ था ये रायगढ़ में हुआ था, और इसी कोरोनेशन के बाद शिवाजी ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था पुणे में। मैंने कहा था शुरू में कि पुणे क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा। पुणे इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पुणे वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। अक्सर लोग यहाँ पर एक गड़बड़ कर देते हैं कि रायगढ़ में कोरोनेशन हुआ तो रायगढ़ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है जिससे कि शिवाजी का कैपिटल भी रायगढ़ हो, बट रायगढ़ शिवाजी का कैपिटल नहीं था। तो रायगढ़ को कई बार राजगढ़ भी बोलते हैं। तो किसी बुक में अगर आपको रायगढ़ की जगह राजगढ़ मिल जाए तो आई होप वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो इन्फॉर्मेशन और आपको बता रहा हूँ। शिवाजी का जो सबसे बड़ा आ, अपनी लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा आर्ट था वो था गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? छिप कर अटैक करना। मराठा किंगडम में गोरिल्ला वॉरफेयर कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया गया, कभी बैन कर दिया गया, बट मराठा में गोरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत होती है शिवाजी से। ठीक है। अब ये शिवाजी ये आर्ट किससे सीखता है? शिवाजी ये आर्ट सीखता है मलिक अंबर से। मलिक अंबर कौन था? एक जनरल था अहमदनगर का। शिवाजी ने ये गुरिल्ला वॉरफेयर मलिक अंबर से सीखा था। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर पूछेगा। मलिक अंबर से शिवाजी ने और एक चीज सीखा था। शिवाजी का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी किससे इंस्पायर्ड था? मलिक अंबर से। शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम जो मलिक अंबर ने जो स्टाइल अहमदनगर में चलाया था वही शिवाजी ने भी एक्सेप्ट किया। तो मलिक अंबर इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेक्कन में अगर गोरिल्ला वॉरफेयर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था वो मलिक अंबर ने इंट्रोड्यूस किया। दूसरी चीज ये है कि शिवाजी का एक बायोग्राफी भी लिखा गया था। शिवाजी की बायोग्राफी तो बहुत सारी लिखी गई है बाद में, लेकिन शिवाजी की ये जो बायोग्राफी मैं बता रहा हूँ ये शिवाजी के बायोग्राफी उनके लाइफ टाइम में लिखे गए थे, ड्यूरिंग हिज लाइफ। और ये लिखा था किसने? कृष्णा जी अनंत राय। इन्होंने शिवाजी के दौर में ही उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिख दी थी।